Students, welcome back to Simply Tutor classes. As in the last class, we have started the chapter Target Costing, in which we have covered the introduction part. In today's class, we will cover the techniques of target costing as well as the problems that are associated with target costing. So, let's move to the topic. If we talk about the target costing, we can say we have to read its process first. हमें सबसे पहले इसकी प्रोसेस पढ़नी पड़ेगी. अब इसकी प्रोसेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए वन बाय वन आप पॉइंट देखिएगा. सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या क्या है और मार्केट कंडीशंस को एनालाइज करना पड़ेगा. मतलब दो चीज़ें देखनी है कि हम कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मार्केट कंडीशन क्या है, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, कंपटीशन लेवल कितना है, एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या हैं, ये सब कुछ देखना पड़ेगा. उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें अपना सेलिंग प्राइस सेट करना है और सेलिंग प्राइस सेट करने के बाद उसमें से हम क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट मार्जिन उसमें से लेस कर देंगे. ये क्या करना होता था, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना कि टारगेट कॉस्टिंग क्या होता है. कि टारगेट कॉस्टिंग के अंदर हम सबसे पहले अपना सेलिंग प्राइस फिक्स करते हैं, मतलब प्रोडक्ट को हम किस रेट पर बेचेंगे ये डिसाइड करते हैं. फिर हम देखते हैं कि हमने कितना प्रॉफिट कमाना है इसके ऊपर, उसमें से हम प्रॉफिट लेस कर देते हैं. जो बचता है वो बचता है टारगेट कॉस्ट. टारगेट कॉस्ट का मतलब होता है कि हम किस रेट पर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचेंगे. अब उसके बाद क्या करना है, बैलेंस करना होता है टारगेट कॉस्ट को प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट के साथ. कि हमारे टारगेट कॉस्ट क्या है, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग बैलेंस करोगे. और उसके बाद क्या करोगे, प्रोडक्ट को डिज़ाइन दोगे, प्रोडक्ट का डिज़ाइन प्रिपेयर करोगे. प्रोसेस मतलब किन किन प्रोसेस से होकर आपका प्रोडक्ट बनेगा वो डिसाइड करोगे. उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे. प्रोडक्शन स्टार्ट करते वक्त जब भी प्रोडक्शन करेंगे तो आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है. प्रोडक्शन स्टार्ट करते वक्त सप्लायर की क्या कॉस्ट है, प्रोजेक्शन ऑफ कॉस्ट, पूरा कॉस्ट का एस्टिमेट लगा लेंगे. हमने प्रोडक्ट के कुछ जैसे पार्ट्स होते हैं ना, हम बाहर से आउटसोर्स कर लेते हैं, वो पार्ट्स खुद बनाने हैं या बाहर से आउटसोर्स करने हैं, वैल्यू एनालिसिस करेंगे. और उसके बाद जो लास्ट स्टेप है कॉन्टिन्यूस कॉस्ट रिडक्शन, हम कॉन्टिन्यूसली ये देखेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे रिड्यूस हो सकती है. उसके बाद अगर हम देखें स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ टारगेट कॉस्टिंग, कि कौन कौन से स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं टारगेट कॉस्टिंग को इंस्टॉल करते वक्त. तो देखिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करेंगे. मार्केट रिसर्च, रिसर्च करना पड़ेगा. मार्केट रिसर्च के अंदर हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं. हमें कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस देखने पड़ेंगे, उनका वैल्यू सिस्टम देखना पड़ेगा, कंपनी का स्टेटस देखना पड़ेगा मार्केट में, कंपटीशन लेवल देखना पड़ेगा, मार्केट में कितना शेयर है कंपनी का वो देखना पड़ेगा. ये सारे फैक्टर्स देखते हुए हमें क्या डिसाइड करना होगा, टारगेट प्राइस. मतलब ये फैक्टर्स देखते हुए हम देखेंगे कि हमने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में किस रेट पर बेचना है. उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, कस्टमर रिक्वायरमेंट को प्रोडक्ट का रूप दे देना है. यही लिखा हुआ है, कन्वर्जन ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट इनटू प्रोडक्ट फीचर. तो यहाँ पर जो हमने फर्स्ट स्टेप में ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट रिसर्च जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की, उसके बेस पर हम प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे और ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करेंगे जो कस्टमर की नीड और वांट को सेटिस्फाई कर सके. उसके बाद देखिए थर्ड स्टेप में डिटर्मिनेशन ऑफ टारगेट प्राइस एंड कॉस्ट. यहाँ पर हमने क्या करना है, ये देखना है कि हमने किस रेट पर मार्केट में अपने प्राइस को बेचना है, ठीक है. और दूसरा हमारे कॉस्ट लेवल क्या होगा. यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट क्या होगा, टारगेट प्राइस माइनस कॉस्ट, ठीक है. यहाँ पर क्या है कि जो हमने सेलिंग प्राइस एक बार डिसाइड कर लिया ना, उसमें से हमने क्या लेस करना है, उसमें से हमने अपना प्रॉफिट मार्जिन लेस करना है. तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, कॉस्ट. उसके बाद एक बार हमने अपनी टारगेटेड एक तरह से प्रोजेक्टेड कॉस्ट कैलकुलेटेड कर ली, हमें कंपेयर करना होगा टारगेट कॉस्ट को प्रोडक्ट के फीचर के साथ. कि हमने जो सोचा है प्रोडक्ट बनाने का, उसमें उतनी ही कॉस्ट आएगी जितनी हमने सोची, मतलब जो हमारी टारगेटेड कॉस्ट है हमें ये
मैच करना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, कंडक्टिंग वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोसेस। वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है ये देखते हैं। आइडेंटिफाइंग वेरियस अपॉर्चुनिटी फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ डिज़ाइन। अगर हम अपने प्रोडक्ट के डिज़ाइन में कुछ चेंजेस कर पाएँ तो क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट डिज़ाइन में भी। फिर उसके बेस और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना, मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आए। कॉस्ट कम आने के लिए मुझे प्रोडक्ट के डिज़ाइन में चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है, कंपोनेंट्स में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या उस प्रोसेस में चेंज करने से या कंपोनेंट में चेंज होने से मेरी क्वालिटी पर कोई असर पड़ रहा है, क्वालिटी डिट्रियोट हो रही है, कम हो रही है, तो फिर मैं वो उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करूँगी। लेकिन अगर मेरी क्वालिटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही तो मैं अपने वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोसेस को अप्लाई कर दूँगी। अब टारगेट कॉस्ट पर पहुंचने के लिए एक कंपनी को वैल्यू इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि टारगेट प्राइस तो छेड़ नहीं सकते। तो जो नेसेसरी मॉडिफिकेशन होती हैं प्रोडक्ट में वो करें ताकि हम अपने टारगेट कॉस्ट को अचीव कर पाएँ। फिर उसके बाद क्या है, नेसेसरी इम्प्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन। देखिए, जब भी हम ये सोचते हैं ना कि हमारी इस एस्टिमेटेड कॉस्ट के अंदर काम हो जाए, तो हमारा सिर्फ प्रोडक्ट में चेंज करने से काम नहीं बनेगा, हमें ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या अचीव करना है, टारगेट कॉस्ट। तो जैसा हमें चाहिए होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कुछ चेंज चाहिए, जैसे कि मान लो कि हमें स्ट्रेटजी में कोई चेंज चाहिए, प्रोसेस में कोई मॉडिफिकेशन चाहिए, कोई नया प्रोडक्ट डिज़ाइन चाहिए, इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो उन सब चेंजेस को हम कर पाएँ और करें। उसके बाद टॉप मैनेजमेंट का अप्रूवल। अब हमने सब डिसाइड कर लिया, क्या हमारी प्रोजेक्टेड कॉस्ट होगी, क्या प्रोजेक्टेड प्राइस होगा, क्या हमें चेंजेस करने हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस होंगे। फिर हमें उन सारी चीज़ों के लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा टॉप मैनेजमेंट का। एक रिपोर्ट बनाई जाएगी जिसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू प्रोडक्ट, जैसे कि उसका टारगेट प्राइस हो गया, मार्जिन हो गया, कॉस्ट लेवल हो गया, प्रोडक्ट का क्या डिज़ाइन रहेगा, एलिमेंट्स क्या रहेंगे कॉस्ट के, कॉस्ट ड्राइवर्स क्या होंगे। ये टॉप मैनेजमेंट को भेजी जाएगी अप्रूवल के लिए, और जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगा उस प्रोडक्ट का कमर्शियलाइजेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। और लास्ट में क्या होगा, अकाउंट, लास्ट जो सेकंड लास्ट है, अकाउंट मेंटेनेंस। अब एक सेपरेट अकाउंट बुक बनाई जाएगी, मेंटेन की जाएगी, जिसके अंदर क्या होगा, सारे के सारे एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखा जाएगा, और इस बुक को टाइम टू टाइम एग्जामिन किया जाएगा ताकि ये देखा जाए कि एक्सेसिव कॉस्ट तो नहीं आ रही, और अगर आ रही है तो नेसेसरी एक्शन लिए जाएंगे। और लास्ट में क्या है, फॉलो अप, कंटिन्यूस अप्रेजल ज़रूरी हो जाएगा प्रोडक्शन की कॉस्ट को टारगेटेड लिमिट में रखने के लिए। एक्चुअल कॉस्ट को टाइम टू टाइम पर कंपेयर किया जाएगा टारगेट कॉस्ट से, और कोई डेविएशन होंगी तो नेसेसरी करेक्टिव एक्शन लिए जाएंगे। इतना क्लियर हुआ कि इंस्टॉल कैसे करेंगे। अब देखिए टूल्स एंड टेक्निक, कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे अपनी टारगेट कॉस्टिंग में। सबसे पहले आ जाता है हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मैंने आपको पूरे का पूरा चैप्टर कराया हुआ है, जिसके अंदर मैंने बताया है कि ओवरहेड कॉस्ट मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट और सर्विसेज पर कि किस एरिया में कितनी हमारी ओवरहेड इनडायरेक्ट कॉस्ट आ रही है, और इससे हमें किस चीज़ में हेल्प मिलती है, ये आइडेंटिफाई करने में कि रेलेवेंट क्या कॉस्ट क्या है और इरेलेवेंट कॉस्ट क्या है, ताकि हम इरेलेवेंट कॉस्ट को रिड्यूस कर पाएँ। दूसरा होता है वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस एक स्टडी होती है सारी की सारी एक्टिविटीज़ की, प्रोडक्ट को परचेज, मतलब प्रोडक्ट के लिए जो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं ना बनाने से पहले, रॉ मटेरियल को परचेज करने से लेकर जब हम लास्ट में प्रोडक्ट को डिस्पोज करते हैं उस तक की सारी एक्टिविटी को हम वैल्यू चेन एनालिसिस बोलते हैं। अब वैल्यू चेन एनालिसिस कैसे हेल्प करती है टारगेट कॉस्टिंग में, ये आइडेंटिफाई करती है कि वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं। एक बार ये आइडेंटिफिकेशन हो जाता है तो फिर नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट कर दिया जाता है, और उसके बेस पर कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है और रिड्यूस किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट
हमारी टेक्निक वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोसेस। वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोसेस अभी भी बात करी थी। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के डिज़ाइन में क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकती हैं, हमारे कंपोनेंट के डिज़ाइन में क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकती हैं, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना। तो टारगेट कॉस्ट तक पहुंचने के लिए वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोसेस ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि हम नेसेसरी मॉडिफिकेशन करके प्रोडक्ट में कॉस्ट को कम कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वो टेक्निक आती है, डैट इज़ जस्ट इन टाइम अप्रोच। ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड होती है। जस्ट इन टाइम अप्रोच जो है वो एक जापानीज टेक्निक है, जहाँ पर क्या कोशिश की जाती है कि इन्वेंट्री हमारी फॉर्म में कंपनी में तभी आए, प्रोडक्शन में तभी आए जब उसकी ज़रूरत हो, ताकि हमें हमारी इरेलीवेंट कॉस्ट जो किससे से रिलेटेड है, इन्वेंट्री को स्टोर करने से रिलेटेड, वो नील हो जाए। उसके बाद आ जाता है TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये भी हमने एक पूरा चैप्टर इसके ऊपर पढ़ा है। ये अप्रोच क्या करती है, हेल्प करती है क्वालिटी को मेंटेन करने में। गुड हो गया, हमारी जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो कैसे क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। बिजनेस ऑपरेशन जो भी हैं उनमें इम्प्रूवमेंट करके कंटिन्यूस बेसिस पर, ताकि कस्टमर को सेटिस्फाई किया जा सके। नेक्स्ट टेक्निक आती है हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है अलग अलग एरिया से लेकर, जैसे कि कस्टमर, सप्लायर, इन्वेस्टर एट्सेट्रा। उनका एक ग्रुप बनाया जाता है। जो भी प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनाइजेशन में, वो प्रॉब्लम इस ग्रुप के सामने रखी जाती है। फिर ग्रुप मेंबर्स को बोला जाता है कि इस प्रॉब्लम से रिलेटेड अपने जो भी सॉल्यूशन देना चाहें आप वो सॉल्यूशन दीजिए, ठीक है। और वो सॉल्यूशन किस किस से रिलेटेड मांगे जा सकते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करने को लेकर, कॉस्ट को कंट्रोल करने को लेकर, मॉडिफिकेशन करने को लेकर प्रोडक्ट या प्रोसेस में। आइडिया और सजेशन जितने मांगे जाते हैं, जितने आए उतना अच्छा होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग में। और उसके बेस पर बेस्ट अल्टरनेटिव, बेस्ट आइडिया को हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। अब अगर हम देखें कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं टारगेट कॉस्टिंग के साथ, तो देखिए सबसे पहले ये प्रोसेस जो होती है ना, बहुत लेंदी होती है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। सेकंड, इसमें लार्ज अमाउंट चाहिए होती है कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए। पहले हम देखेंगे ना कि कैसे वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोसेस है, वैल्यू एडेड एक्टिविटी को हमें अलग करना है। नॉन वैल्यू एडेड एक तो टाइम कंज्यूमिंग हो गई, और दूसरा कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए भी बहुत खर्च हो जाता है। ये जो टेक्निक होती है ना, ये टीम वर्क पर बेस्ड होती है, कि अगर टीम ढंग से काम नहीं करेगी तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएगी। तो टीम वर्क मेंटेन करना ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब टारगेट कॉस्ट अचीव करने के लिए कई बार ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, लो क्वालिटी का रॉ मटेरियल और इन्फीरियर डिज़ाइन के प्रोडक्ट भी परचेज कर लेती है। दिस इज़ ऑल अबाउट द टारगेट कॉस्टिंग। आई होप आपको पार्ट 1 ऑफ टारगेट कॉस्टिंग एज वेल एज 2 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क बाय पुटिंग योर क्वेरी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।